वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमारा लेक्चर आधा ही हो पाया था, ठीक है। तो ये मान लेते हैं फोर्थ जो है ना, हम यहाँ तक पहुँचे थे ना, प्रीवियस वीडियो तो हम यहाँ तक किया था हमने, ठीक है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ने फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, और इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की ओनली अप टू फोर्थ लेवल, और वो दोबारा से फिर उसने इट बिकम्स एक्साइटेड, इट बिकम्स अनस्टेबल, दोबारा से कहाँ पहुँच गया, ग्राउंड स्टेट में। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब की ताकि वो सिर्फ कहाँ पे जा पाए, सेकंड तक की जा पाए, ठीक है। और सेकंड तक की जा पाया तो फिर से वो कहाँ पहुँच गया, आफ्टर आफ्टर लूजिंग द एनर्जी फिर से ग्राउंड स्टेट में। तो ये जो सीरीज़ है ना, फर्स्ट सीरीज़, इसको मैंने नाम दिया है। यहाँ पे हालांकि इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेल्स तक, डिपेंडिंग अपॉन कितने लेवल की उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, लेकिन अल्टीमेटली वो पहुंचा कहाँ है, अपनी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो इस सीरीज़ को नाम दे दी लाइमन सीरीज़, क्योंकि ये जो पैटर्न था पूरा, ये सीरीज थी दैट वाज डिस्कस्ड बाय द एनालाइज्ड बाय द साइंटिस्ट लाइमन, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नाम पे उन सीरीज का नाम पड़ गया। फिर ये सेकंड सीरीज कैसी बनी होगी, इलेक्ट्रॉन तो उसके हर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन तो n=1 में ही होगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट तो उसकी वही है। तो मैंने ये यहाँ तक क्यों लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मैंने बताया है कि एमिटिंग करने के बाद वो कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अब सेकंड जो सीरीज है ना, बाल्मर सीरीज, नेम इज बाल्मर, गिवन बाय साइंटिस्ट बाल्मर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा अल्टीमेटली n=1 के शेल से जाएगा, जाएगा तो नीचे से जाएगा, ठीक है। कहाँ तक चला गया, 8th लेवल तक आफ्टर एमिटिंग उसकी। लेकिन उसने क्या किया, आफ्टर बिकम अनस्टेबल, अब वो वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो थे वो अपने अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट तक ना पहुंच के वो सेकंड शेल तक ही वापस आए, ठीक है। उन्होंने कुछ एनर्जी बीच रास्ते में क्या कर दी, एमिट कर दी, जिस वजह से अल्टीमेटली वो सिर्फ कहाँ तक पहुंच पाए, सेकंड शेल तक ही पहुंच पाए। तो ये जो सीरीज़ है ये उन इलेक्ट्रॉन्स की सीरीज़ है, उन इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की लाइंस है जो अल्टीमेटली जंप तो किए, 8 तक की भी गए, 7 तक भी गए, 6 तक भी गए, 4 तक भी गए, 5 तक भी गए ना, 3 तक भी गए, लेकिन अल्टीमेटली वो पहुंचे कहाँ तक है, सिर्फ n=2 तक, यानी कि सेकंड शेल तक के पहुंचे। वो अल्टीमेटली अपने ग्राउंड स्टेट तक नहीं पहुंचे। इनको नाम दिया बाल्मर सीरीज। वो क्यों नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर वेरी रैंडमली मूविंग ना, तो मे बी उन्होंने बीच रास्ते में ही कहीं एनर्जी क्या कर दी, कहीं और एमिट कर दी, तो अल्टीमेटली इसके बाद उनके पास एनर्जी नहीं बची है, वो सिर्फ कहाँ तक पहुंचे हैं, सेकंड लेवल तक। फिर ये जो सीरीज है ना, पाश्चन नाम है इसका, पाश्चन, साइंटिस्ट पाश्चन था, उसने इसको डिस्कस किया था। ये जो सीरीज है ये उन इलेक्ट्रॉन्स की सीरीज है। देखो यहाँ ये जो सीरीज है ना, ये मैंने थर्ड लेवल तक बनाई है, क्यों, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी जंप तो किए फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, 8th में पहुंचे, 7th में, 6th में, लेकिन अल्टीमेटली वो इस सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्ड लेवल तक ही वापस आ पाए, ठीक है। तो डेफिनेटली उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन्स उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने एनर्जी भी कहीं बीच रास्ते में ज़्यादा एमिट कर दी, ताकि उनकी एनर्जी कितनी बच गई, वो सिर्फ कहाँ तक पहुँच पाए, पाश्चन सीरीज तक, वो यहाँ पे आके स्टेबल बन गए, ठीक है। वो काम इतना ही करेंगे जितना वो स्टेबल एक्वायर, अगर स्टेबिलिटी एक्वायर उनको हो जाती तो उससे ज़्यादा काम नहीं करते, ठीक है। तो हर कोई स्टेबल होना चाहता, तो इलेक्ट्रॉन्स भी स्टेबल होने के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये वो सीरीज़ है। फोर्थ सीरीज़ है ब्रैकेट सीरीज़, ब्रैकेट साइंटिस्ट के नाम पे है। यहाँ ये सीरीज़ कैसे बनी होगी, सेम, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन तो जंप कहाँ से किए हैं, फर्स्ट शेल से जंप किए, लेकिन अल्टीमेटली वो फोर्थ लेवल तक ही पहुंचे हैं। फर्स्ट शेल से पहले 8th में गए, फिर वापस आए तो 4th तक पहुंचे, फिर फर्स्ट से 7th में गए, वापस 4th तक ही पहुंचे। तो ये सीरीज़, ठीक है। और अगर 5th कहें तो क्या होगा, वो सिर्फ फोन से शेल तक पहुंचे हैं, वापस 5th शेल तक ही पहुंचे हैं। तो ये हमारे पास 5 सीरीज़ बनती हैं, ठीक है। अब ये जो सीरीज़ है, इन सीरीज़ को ये एक्चुअली है क्या, वेवलेंथ है उनकी, ठीक है, रेडिएशंस की वेवलेंथ है जो हमें लाइंस की फॉर्म में यहाँ पे ऑब्जर्व की गई हैं, ठीक है। दिस इज ऑन द एमिशन स्पेक्ट्रम। जब इसको स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू देखा गया, इट इज़ इसी तरह से लाइंस हमें दिखाई दी, और ये कुछ गैप के बाद ना हमें लाइंस दिखी, कुछ पहले कंटिन्यूसली लाइंस दिखी, फिर गैप आया, फिर लाइंस दिखी, फिर गैप आया, तो ये हमने सीरीज़ में इनको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब ना ये जितनी भी लाइंस हैं, दे उनके पर्टिकुलर कोई ना कोई वेवलेंथ तो होगी, सबकी वेवलेंथ तो सेम नहीं होगी ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो हमारे पास रिडबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने हमें एक फॉर्मूला दिया टू फाइंड आउट द वेवलेंथ, ठीक है। पहले उसने ना ये न्यू बार दिया। व्हाट इज न्यू बार, न्यू बार होता है वेव नंबर, पता ना आपको वेव नंबर क्या होता है, ठीक है, पढ़ा हमने। तो वेव नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला उसने दिया RH
ब्रैकेट के अंदर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जिसमें ये n1 और n2 क्या चीज़ है बच्चे? अल्टीमेटली मैंने बताया ना आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हाई स्टेट में जाएगा फिर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जंप किया, उसकी हायर लेवल क्या है? दिस इज नोन एज n2। और जंप करने के बाद जब वो अनस्टेबल हो गया, वापस जब आया, वो कहाँ तक वापस आया? दैट इज इक्वल टू n1। जैसे बाल्मर सीरीज में n1 इज इक्वल टू क्या होगा? हमेशा 2 होगा, बिकॉज बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ तक पहुंचा है? ओनली सेकेंड शेल तक, ठीक है। और बाल्मर सीरीज के लिए n2 में भी 8, में भी 7, में भी 6, ये n2 क्या है? जहाँ तक जंप किया है, ठीक है। और n1 क्या होगा? जंप करने के बाद वापस कौन से लेवल तक पहुंचा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला उसने रिडबर्ग ने दिया, उसने साथ में एक कांस्टेंट दिया, रिडबर्ग ने अपना एक कांस्टेंट दिया RH, उसको डिनोट किया और उसने नाम दिया रिडबर्ग कांस्टेंट। उसकी वैल्यू हमें ये गिवन है 1.09677 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर पॉइंट आप रिमूव करते हो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 1.09677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको कहा कि वेव लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला दी, ये तो वेव नंबर है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ तो होता है। अगर आपने वेव नंबर निकाली तो आप वेव लेंथ भी इजीली क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये फार्मूला जो था ना, बाल्मर ने सबसे पहले यूज़ किया था, और उसने जो फार्मूला यूज़ किया उसने डेफिनेटली, बाल्मर ने अपनी सीरीज़ के लिए वेव लेंथ निकाली होगी ना, तो उसने n1 क्या पुट किया होगा? बाल्मर ने n1 इक्वल टू 2, तो ये बन गया बाल्मर फार्मूला। इफ़ यू यूज़ n1 इक्वल टू 2 इट बिकम्स बाल्मर फार्मूला, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला जो था इट वाज यूज्ड टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन ओनली। किसके लिए? सिर्फ फॉर हाइड्रोजन ओनली। सिमिलर वे में रिडबर्ग ने हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए भी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला दिया, और वो न्यू बार आपको मैंने बताया 1/λ क्या हो जाएगा? बाकी सारा सेम, बस आपने साथ में एटॉमिक नंबर के साथ क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर वैसे ही हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स क्या होंगे? पीछे हमने किया ना, जिनके ऊपर जो एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन उनके ऊपर इतना चार्ज हो कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएं? इक्वल टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया जिसमें Z जो है एटॉमिक नंबर, और लिथियम के लिए करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे। इस तरह से आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए भी वेवलेंथ, ठीक है। तो लाइमन सीरीज के लिए n1 क्या रहेगा? हमेशा 1 रहेगा, ये फिक्स्ड वैल्यूज रहेंगी। बाल्मर के लिए क्या रहेगा? 2, बिकॉज लाइमन सीरीज में अगर है तो अल्टीमेटली वो कौन से शेल तक वापिस आया? फर्स्ट शेल। बाल्मर के लिए क्या रहेगा? 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पी फंड के लिए क्या रहेगा? 5, ठीक है। ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल मैंने लिया है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन emitted during a transition from n equal to 5 to n equal to 2 state in hydrogen atom। बड़ा सिंपल है, और आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम। तो आपने फॉर्मूला ये वाला नहीं यूज़ करना है, आपने फॉर्मूला यूज़ करना है ये सिंपल वाला। Z² से मल्टीप्लाई नहीं करोगे इस बार, बिकॉज आपको यहाँ पे किसके लिए निकालना है? आपको निकालना है फॉर हाइड्रोजन एटम। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ निकालनी है। तो पहले हमने फॉर्मूला लगा लिया ये वाला, उसको 1/λ कर देंगे, बड़ा ईजिली हमारे पास वेव लेंथ आ जाएगी। ये फॉर्मूला लगाया, RH कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी एज सच। अच्छा, अब इसने कहा कि n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2, तो यहाँ पे वापस कहाँ तक आया है? वो 2 तक आया है। तो n1 क्या हो जाएगा आपका? 2 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि n1 क्या पुट करना है, n2 क्या पुट करना है। सिमिलरली जहाँ तक वो वापस आया है वो n1, और जहाँ पे वो जंप करके पहुँचा है वो n2। और ऑलवेज रिमेंबर कि n2 की वैल्यू हमेशा n1 से क्या होगी? कम ही होगी, ठीक है। आपको ऐसे भी याद रहेगा ये। तो आगे क्या किया है? इसको सिंपल आपने क्या किया? सॉल्व भी किया है ना, सॉल्व किया सिंपल। वे आपका 1/λ क्या होता है? 1/ν, या आपका 1/ν बार, या आपका न्यू बार आ गया। वेव नंबर इसको 1 करो, आपके पास क्या निकल जाएगा? वेवलेंथ आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी इसकी अचीवमेंट्स पढ़ी बोहर मॉडल की, और अभी हमने लाइन स्पेक्ट्रम जो था हाइड्रोजन का डिस्कस किया, और किस तरह से हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रिडबर्ग फॉर्मूला, वो भी डिस्कस कर चुके हैं हम।
अच्छा, लेकिन बोहर मॉडल है, इसके अचीवमेंट्स के साथ में कुछ लिमिटेशंस भी थी, जिस वजह से ये मॉडल को भी आगे फर्दर चल के ये फेल हो गया, और इसके बाद हमें एक नया मॉडल जो है डिस्कस करना पड़ा। लिमिटेशंस क्या थी? देखो, इसने हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए बहुत काम किया ना इसने, लेकिन ही वॉज अनेबल एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी मीन जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा होते हैं, उनके लिए इसने कोई भी स्पेक्ट्रा डिस्कस नहीं किया, ठीक है। देन इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो सिंपल क्या है, उसने कहा ना कि जब इलेक्ट्रॉन जो है उसको हीट करते हैं तो वो क्या करता है, वो जंप करता है, ठीक है। लेकिन बाद में ये ऑब्जर्व किया गया कि हर एक लाइन जो है ना, इवन अ सिंगल लाइन, इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो भी बहुत नंबर ऑफ लाइन्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। क्या बोला मैंने? जब हम सिंगल लाइन को भी वेवलेंथ हैविंग सम पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसको भी हम किसके अंडर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंडर रखते हैं, तो वो भी बहुत सारी लाइंस में स्प्लिट कर जाती है, एक सिंगल लाइन भी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट वो करती है, दैट इफेक्ट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज ज़ीमन इफेक्ट। तो इसने ये भी डिस्कस नहीं किया कि इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड नॉन एज ज़ीमन इफेक्ट, एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन एज स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसने सिंपल कहा कि भी एक सेंटर न्यूक्लियस है और उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव। तो उसके अकॉर्डिंग ना हमारे दिमाग में एक एटम का फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं आता है, जबकि एक्चुअली में एटम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका। तो इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। और उसके बाद ना 2 कंसेप्ट आएंगे, अब आगे पढ़ेंगे हम। एक कंसेप्ट है डी ब्रॉगली कंसेप्ट, अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे। और एक है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये 2 कंसेप्ट जब आए ना, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसी बातें डिस्कस की गई जो कि बोहर्स का मॉडल जो था उनको एक्सप्लेन, बिल्कुल भी एक्सप्लेन उनको नहीं कर पाया। तो ये उसकी इनएबिलिटी थी, इस वजह से उसका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। दिस इज ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम वी हैव डिस्कस्ड।